वेलकम बैक टू द शो। सिटी साहब, ये माजी करीब में ही हमने भारत की पॉलिसी इसराइल बाबत, गज़ा, फ़लस्तीन बाबत तब्दील होती देखी और अब एक तवाना आवाज़ सामने आई है जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो लीडर हैं सोनिया गांधी साहिबा, उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा है 27 जून को, जिसमें वो ये जो साइलेंस है उससे मुजरिमाना करार दे रही है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की, और उस बारे में उन्होंने एक यूएन के आज़ादाना कमीशन की रिपोर्ट को बुनियाद बनाया। आप क्या समझते हैं कि इस सारे मामले में ये इस बात का रिफ्लेक्शन है कि कांग्रेस इस पॉलिसी से बुनियादी तौर पर इख्तलाफ रखती है या इसकी वजूहात कुछ और हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि कांग्रेस बुनियादी तौर पर ये जो अलायंस बन रहा है विद इज़राइल उसके ख़िलाफ़ है। इस मज़मून के अंदर दो लाइनें भी नहीं हैं कि ये जो आपकी अलायंस बन रहा है ये मत बनाया, हवाला भी नहीं दिया, सिर्फ एक इशू का खड़ा किया है कि हमेशा हम न्यूट्रल रहे हैं फ़लस्तीन के मामले के ऊपर, और अब ऐसे लगता है कि हम फ़लस्तीन के अंदर जो जुल्म हुए हैं इसराइल के, हमने उसको कंडेम भी नहीं किया। एक मॉरल अखलाकी इशू खड़ा कर दिया सोनिया गांधी साहब ने, सियासी इशू नहीं खड़ा किया। अब ये तो बहुत कन्वीनियंट चीज़ है ना कि आप कहें कि जी कि वहाँ इतना जुल्म हो रहा है और हमने कोई उसको कंडेम भी नहीं किया, ठीक, मगर ये मतलब इसका ये नहीं है कि आप इन इसराइल के साथ जो हथियार ख़रीद रहे हैं वो मत ख़रीदें, इसराइल के साथ जो इकट्ठ कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान वो मत करें, अच्छा, इसराइल के साथ जो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस आप बना रहे हैं वो मत करें। ये कांग्रेस वाले नहीं कह रहे। मेरा अपना वो मौक़िफ़ ये है कि बिल्कुल इत्तफाक है कि फॉर वेरियस रीजंस यूएई के साथ अलायंस होना चाहिए, अमेरिका के साथ अलायंस होना चाहिए। सिर्फ ये क्योंकि इंडिया के अंदर भी जो यंगर जनरेशन है, इवन दो वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, मगर फिर भी जेन ज़ी जो है वो इस वक्त उससे पता अगर अमेरिका के अंदर वो इसराइल के ख़िलाफ़ हो सकती है क्योंकि जेनोसाइड की है उसने, तो इंडिया के अंदर तो और भी ज़्यादा है ना कि एंटी अमेरिकनिज़म तो इंडिया में काफ़ी अरसे से थी। तो अब ये कांग्रेस उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही है कि चले हमें थोड़ा सा मौका मिला, अपने गुड्डी उड़ाएं थोड़ी सी, और हम ये बात करें कि देखिए वहाँ इतना जुल्म जिसके बारे में उन्होंने हवाले दिए हैं, ये है वो है, और रिपोर्ट के कि ये आप करें, आप कुछ कंडेम तो करें, कुछ बात तो करें आप किसी फोरम पे, ये वो आप क्यों चुप हैं? ये इससे ज़्यादा वो कांग्रेस आगे जाने के लिए तैयार नहीं है कि जी आप ये पॉलिसी गलत है कि आपने इसराइल को जप्फी डाल ली है उस वक्त जबकि इसराइल जो है दुनिया उसको कंडेम कर रही है और आप बिल्कुल एक कैंप में चले गए हैं, जबकि पहले तारीखी तौर पे किसी कैंप में नहीं थे, न्यूट्रल थे, बल्कि आप तो गल्फ ममालिक की हमदर्दी लेते थे, उनके साथ अलाइन थे। तो अब आपने की हिमायत करके और ईरान के साथ आपका तल्लुकात है, वो भी आप उसको भी आपने खराब, इधर तो गए नहीं, वो तो सिर्फ एक अखलाकी तौर पे कि जी आपने कुछ नहीं कहा। और मैं समझता हूँ इसका सिर्फ टारगेटिंग ये है कि जो एंटी जो लोग वहाँ इंडिया के अंदर जो मेजॉरिटी है वो समझती है इसराइल ने जेनोसाइड की है, उनको अपने पास रखने के लिए देखिए हम तो फिर भी खड़े हैं, हम तो बात कर रहे हैं इसकी। आई थिंक इससे ज़्यादा इसके वोट बैंक के लिए आपके ख्याल में एब्सोल्युटली नथिंग मोर देन दैट। ओके, अगर कोई स्ट्रेटेजिक इसके अंदर के जी ये पॉलिसी जो है आपने जो अलायंस बना लिया है इसराइल के साथ, आप ये आप कि आप वहाँ गए थे और आप जफ्फियाँ डाल के आए हैं, ये आपको नहीं करना चाहिए था, इधर हवाला ही नहीं है। इखलाकी सतह पर तनकीद की जा रही है और मजालिम के हवाले से, मगर स्ट्रेटेजिक लेवल पे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं कांग्रेस में। ठीक है, इसमें वो वैसे भी कह रही हैं कि कोई इसकी इखलाकी या मनतकी तवज्जी नहीं है नरेंद्र मोदी हुकूमत के पास, जो वो मुसलसल खामोशी इन मजालिम के ऊपर इख्तियार किए हुए हैं, जबकि आलमी बरादरी दूरी इख्तियार कर रही है इसराइली हुकूमत से। एनीवे सिटी साहब, एक मामला जो बदस्तूर ताज़ा है और अभाम का शिकार है वो है इसराइल, अमेरिका और ईरान का मामला, जिसमें अभी ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची इराक़ के दौरे पर हैं, वहाँ मुलाकातें कर रहे हैं। सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा के हवाले से इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जा रही है और अभी ख़बरें आ रही हैं कि बहरीन से कोई डेलीगेशन पाकिस्तान आ सकता है। आप देखें मामलात किस तरफ जाते हैं, अगला दौर कब होता है। लेकिन कल आपने एक इशारा दिया था कि यूएस या अमेरिका के पेश नज़र क्या है कि वो थोड़े एहतियात से काम ले रहा है, तो आपने कुछ रीस्टॉक करने की बात की थी कि उनके हथियारों के ज़खायर कम हो रहे हैं, तो उस ज़िम्मे में आपने कहा था आप जिक्र करेंगे कि हक़ाइक़ क्या कहते हैं। तो आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो कितने ख़तरनाक हैं या किस नौइयत के इशारे दे रहे हैं? कल मैंने ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों इंटरेस्टेड है इस वक्त ये MOU में क्यों साइन किया जी। उन्होंने कहा था एक तो ये है कि उनके जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो 80% ख़त्म हो गए हैं, वो इससे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। दूसरा ये है कि कहीं कहीं पेट्रोल की कीमतें, गैस की कीमतें जो हैं $6 पे चली गई हैं, $3 से $6। तकलीफ़ हो रही है, मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, उनका जो एजेंडा था कि फॉरएवर वॉर्स में हमने नहीं जाना, हाँ हमने कॉन्फ्लिक्ट नहीं करनी,
तो ये सारे इश्यूज थे जो कि डोनाल्ड ट्रंप को तकलीफ दे रहे थे, बिकॉज जो उनके वादे थे उनके बरक्स थे ये। जी। तो एक तो ये प्रेशर था उनके ऊपर कि जी कुछ इस वक्त कुछ थोड़ा सा हाथ हौली रखा जाए, रिट्रीट की जाए, धमकियाँ अपनी जगह पे, मगर लेट्स नॉट गो फॉर ब्रीदिंग स्पेस ले ली जाए थोड़ी सी। अच्छा, तो उस सिलसिले में मैंने कहा था एक और फैक्टर भी है, क्या? और वो फैक्टर मैंने ये कहा था कि जो हथियार हैं जो उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, जो इसराइल को दिए हैं ईरान के ख़िलाफ़, जो ख़ुद इस्तेमाल किए हैं, उन हथियारों की स्टॉक पाइल भी कम होती जा रही है जी। और इस लेवल पे आ गई है कि अब अगर कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट कहीं होती है, फॉर एग्जांपल में चाइना या यूक्रेन के अंदर कोई और देना पड़ जाता है, तो इनके इतने लो लेवल पे चले जाएंगे कि इनकी सारी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है वो तब्दील हो जाएगी। और इसलिए उनको ये कहा जा रहा है कि इससे ज़्यादा हम और अपने स्टॉक्स को डिप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि 1 से 4 साल लगेंगे। ऑलरेडी जितना इन्होंने खर्च कर दिया है, जो मिसाइल्स और रॉकेट्स और ड्रोन्स और जो भी इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, सरफेस मिसाइल, मैं उसके हवाला देता हूँ आपको, और वो जो है उनको 1 से 4 साल लग जाएंगे पुराने लेवल पे लाने के लिए। अच्छा। इसलिए इस वक्त इट इज़ नॉट इन अमेरिकाज इंटरेस्ट कि कोई फुल फ्लैश वॉर हो जिसके अंदर और ये हथियार जो है इस्तेमाल हो और आपकी स्टॉक पाइल गिरे, हाँ वो इसराइल को देने पड़े या डायरेक्ट करने पड़े। अब सिचुएशन क्या है? अब वो कहते हैं जी कि एक टोमाहॉक मिसाइल को कोई 2.6 मिलियन डॉलर एक बनती है, और जब ये जंग शुरू हुई उससे पहले अमेरिका के पास 3100 टोमाहॉक्स सप्लाई लाइन में थी। ठीक। कहते हैं उनमें से कोई 1200 के करीब ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुकी हैं। अच्छा। तो आप समझिए कि टोमाहॉक्स जो हैं 33% कम हो गई हैं, और वो जो स्टॉक लेवल था वो उनका नॉर्मल स्ट्रेटेजिक रिजर्व थी। अब ये जो 33% कम हुई हैं, जो 1200 कम हुई हैं, इनको अगले 4 साल में ये पूरी हो सकती है। अगर आज से ये इकट्ठा करनी शुरू कर दें और ना खर्च करें तो 4 साल लग जाएंगे इनको। दैट्स नो जोक। तो ये बहुत और टोमाहॉक वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिसाइल। जी, मिनाब पे अटैक में यही इस्तेमाल हुआ। उसके बाद एक और मिसाइल है जिसे कहते हैं जैसम मिसाइल, वो भी 2.6 मिलियन डॉलर की बनती है। वो शुरू से इनके पास कोई 4-4.5 लाख हज़ार के करीब इनके पास मिसाइल्स थी, उनमें से भी 1200 इन्होंने खर्च कर दिए, और अगर जो 1200 फिर बनाने में इनको फिर 4 साल लग जाएंगे। इसी तरीके के साथ एक पेट्रियट मिसाइल्स हैं जो कि सरफेस टू एयर हैं, जिसका जहाज़ों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती हैं। वो 1.6 मिलियन डॉलर्स की एक थी, जिनमें से शुरू में इनके पास 90 थी, जिसमें से 70 के करीब ख़त्म हो गई हैं, और इनको फिर 4 साल लग जाएंगे वो बनाने में। SM-3 वो 28.7 मिलियन डॉलर्स की बनती है। 410 इनके पास पहले थे, 250 के करीब इस्तेमाल कर दिए, और 5 साल से ज़्यादा लग जाएंगे इनको पूरा करने में। SM-6 ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनकी, ये 5.3 मिलियन डॉलर की एक थी। जंग से पहले 1100 से ज़्यादा इनके पास स्टॉक में थी, इनमें से 300-350 के करीब इन्होंने इस्तेमाल कर लिए हैं, और ये भी 5 साल लग जाएंगे इनको पूरा करने में। थर्ड मिसाइल, जिसका बहुत सुना है आपने, इसराइल बहुत इस्तेमाल कर रहा है, थर्ड मिसाइल्स, वो कोई 15.5 मिलियन डॉलर की एक मिसाइल है। 350 के करीब इनके पास पहले मिसाइल्स थी, जिसमें से कोई 200-250 के करीब इन्होंने इस्तेमाल कर लिए हैं, और सिर्फ 50 और अगले 5 साल लगेंगे इनको वो भी पूरी करने में। और पेट्रियट मिसाइल्स 3.9 मिलियन डॉलर्स की एक, इनके पास कोई 2300 के करीब मिसाइल्स थी, जिसमें से इन्होंने कोई 1500 के करीब इस्तेमाल कर लिए हैं, और इनको 4 साल लग जाएंगे इसको पूरा करने में। तो बात ये है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इससे ज़्यादा अगर कम हो गया तो मसला बन जाता है पेंटागन के लिए। और उन्होंने, आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारी कंपनीज जो ये प्रोड्यूस करती हैं उनको व्हाइट हाउस बुलाया, मीटिंग करते रहे, उनको कहते रहे बनाओ, कहने लगे जी रातों रात ऐसी बटन बना के नहीं बना सकते, नहीं हो सकता, ये तो बहुत मुश्किल काम है। और इसके अंदर बहुत से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, रेयर अर्थ्स हैं, जो कि चाइना से आते हैं, और चाइना ने टाइट किया हुआ हमें, तो ये हम कैसे करेंगे? वहाँ आपके तल्लुकात ठीक नहीं है, आप सैंक्शन लगा के बैठे हैं, और उधर से चाइना से हमने ये चीज़ें लेनी है इसके अंदर डालने के लिए, और आप कह रहे हैं कि जी जल्दी जल्दी करो। तो ये एक बहुत सीरियस कंस्ट्रेंट है, रुकावट है डोनाल्ड ट्रंप का, कि वो इस जंग को उसी पैमाने तक उसी तरीके के साथ आगे नहीं बढ़ा सकता शॉर्ट टर्म के अंदर। अच्छा। अब वो और बात है कि बाद में ये फिर एक छोटा मोटा झटका लगाने की कोशिश करें कि चले एक और करते हैं ईरान को सबक सिखाने के लिए, मगर उसके साथ काम नहीं बनेगा ना। अगर इतने स्टॉक पाइल उन्होंने किसी की 50% से ज़्यादा, किसी की 33% से ज़्यादा आपने इस्तेमाल कर ली, और क्या मिला? अभी भी दुनिया कह रही है आप हार गए, ईरान जीत गया, तो फिर और आपके पास क्या रह गया?
इस बारे में एक सवाल भी आया हुआ है, उसे आगे चल के शामिल करेंगे, लेकिन सेठी साहब इस गैप को ब्रिज करने के लिए कहा जा रहा है कि पेंटागन की कोशिश है कोई सेकंड सोर्स सप्लायर्स लाए जाएं सामने। नहीं, सेकंड सोर्स सप्लायर्स क्या हुआ, ये है कि एक ज़माने में अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री के पास कोई मेरा ख्याल है कोई 50 के करीब सप्लायर्स थे। अब सिर्फ 6 बड़े बड़े रह गए। तो उन्होंने अपनी जो इंडस्ट्री थी उसको आउटसोर्स करके बाहर कर, अ लॉट ऑफ द प्रोडक्ट्स ये खुद बना रहे थे, वो उन्होंने चाइना को दे दिए बनाने के लिए, सस्ते थे। अच्छा। तो अब वो कंपनी जो थी अमेरिका के अंदर बैठ गई। तो अब वो कंपनीज ही नहीं रही जो बना सकती हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग बेस ही नहीं रहा अमेरिका में। इन्होंने ग्लोबलाइजेशन करते करते सारा मोस्ट ऑफ दीज इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन्होंने आउटसोर्स कर दी। कोई इंडिया में बन रही है, कोई उधर बन रही है चाइना में, और अब जाके ये रोड ब्लॉक्स उनको समझ आ रहे हैं। तो इसीलिए इस वॉर को चलाना अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं है। और पेंटागन ने 80 खरब डॉलर्स भी मांग लिए हैं, ऊपर से 1.5 ट्रिलियन का बजट भी मांग लिया, और उसके अलावा और भी बहुत कुछ 80 खरब डॉलर्स भी मांग लिए फौरी तौर पर। तो ये इस किस्म की सिचुएशन है। मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वक्त इज इन डीप ट्रबल, डबल ट्रबल इस वक्त, क्योंकि अगर वो अपने एलाइज को हथियार देना चाहें तो उसकी फराहमी में भी उन्हें रुकावट होगी, ना सिर्फ ये कि इस जंग के लिए। अच्छा, जब जिक्र हो रहा है इन वेपन्स के ज़खायर का सेठी साहब और इस सारे क्राइसिस का, तो दुनिया में जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तेल की सप्लाई मुतासर हुई तो क्राइसिस आया, कीमतें बढ़ गई, नुकसानात भी हुए, लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ ऐसे शुबाजात हैं जिनको फ़ायदे भी हुए। वो क्या क्या हैं? हाँ जी, बिल्कुल, उसके भी बारे में भी मैंने ये निकाला हुआ डेटा थोड़ा सा। ब्रिटिश पेट्रोलियम 3.2 बिलियन डॉलर्स की प्रॉफिट, और हथियार बेच रहे थे। अच्छा। तो सिर्फ तेल की इशू नहीं है, हथियार बेचने में भी बड़े प्रॉफिट्स हैं, जंग में फ़ायदा। तो 3.2 बिलियन की इस साल प्रॉफिट शो की उन्होंने पहले क्वार्टर में। उसके बाद शेल जो तेल की कंपनी है, उन्होंने 6.9 बिलियन डॉलर्स कमाया प्रॉफिट में एनर्जी मार्केट्स में। टोटल एनर्जीज एक कंपनी अमेरिकन की 5.4 बिलियन डॉलर की प्रॉफिट। जेपी मॉर्गन फाइनेंशियल 11.6 बिलियन रिकॉर्ड ट्रेडिंग रेवेन्यू। और बाकी यूएस बैंक्स जो हैं उन्होंने कोई 47 बिलियन प्रॉफिट्स कमाए हैं। मार्केट एक्टिविटी हो रही थी ना, ऊपर नीचे ये हर दफ़ा ऊपर होता है, नीचे बैंक अपनी कमीशन ले लेते हैं, ट्रांसफर फंड्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इसलिए आई थिंक, और उसके अंदर जो डिफेंस कंट्रैक्टर्स हैं, लॉकहीड मार्टिन हो गया, BAE हो गया, बोइंग हो गया, नॉर्थरॉप ग्रमन हो गया, सबके रिकॉर्ड प्रॉफिट्स आ रहे हैं, सबके रिपोर्ट आ रहे हैं। इसी तरीके के साथ जो सोलर रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनीज हैं, नेक्सटेरा एनर्जी, वेस्टास, ऑर्स्टेड, ऑक्टोपस एनर्जी, सबके ओवर 50% राइज इन प्रॉफिट्स। ऑयल जायंट्स हैं, एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन, इनकी भी प्रॉफिट्स जो हैं दे आर सिग्निफिकेंट बिफोर द वॉर कंपेयर टू आफ्टर द वॉर, देयर प्रॉफिट्स आर हायर। तो ये इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं, और इसमें जो जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप और उसकी फैमिली ने जो अरबों और डॉलर्स कमाए हैं बाय ट्रेडिंग ऑन द स्टॉक मार्केट, वो उसकी आप बात ही ना करें। उसके ऊपर भी पूरी डेटा अवेलेबल है, मगर ज़ाहिर है क्योंकि उसके ऊपर अगर थोड़ी बहुत भी गलती हो जाए तो सू कर देते हैं लोग, इसलिए वो डेटा बाहर नहीं आ रहा है। मगर सारे बात तो उसी की कर रहे हैं कि बिलियंस के अंदर एक पॉलिसी बनाना, एक स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप का आना कि जी सब हो गया जी, MOU साइन हो जाएगा, मार्केट जो है कहती है वाह, और मार्केट जो है वो तेल गिरना शुरू हो जाता है प्राइस। तो उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जो है जो ये बयान देने से पहले जो हाई प्राइस पे तेल बेच देते हैं या स्टॉक्स बेच देते हैं कि जी सानू 10 रुपये मिलते पे ने, एक कल 20 मिनट के बाद अनाउंसमेंट होएगी, उसके बाद ये 10 के 5-7 रह जाएंगे। तो दिस इज व्हाट दे बीन डूइंग, कुशनर एंड कंपनी एंड विटकॉफ, ये सारे और उनके बेटे, ये दे आर ऑल मेकिंग मनी ऑन डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट्स। और ये अब इल्ज़ाम नहीं, ये रिपोर्टिंग हो रही है, वहाँ कांग्रेस के अंदर सवाल खड़े हो रहे हैं, और इनके ऊपर इंक्वायरी भी होगी, आप देख लीजिएगा। जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप रुखसत होते हैं तो इंक्वायरी पूरी शुरू हो जाएगी कि आपने स्टॉक ट्रेडिंग कैसे की है, इनसाइडर ट्रेडिंग की है, आपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे के मैनिपुलेट किया स्टॉक मार्केट को एंड सो ऑन। तो आई थिंक तो बहुत बड़ी एक रैकेट है ये वॉर, एंड आई थिंक पहला राउंड हुआ है, अभी शायद और राउंड हों, बट आई थिंक यू कैन सी हु इज़ प्रॉफिटिंग फ्रॉम इट एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फॉर